हरियाणा के भिवानी में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे राज्य की रूह हिला दी। एक मासूम 18 साल की लड़की मनीषा, जो दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात में अपने सपनों के नक्शे बनाती। दरअसल बात है 11 अगस्त 2025 की दोपहर। बच्चों को पढ़ाने के बाद मनीषा अपने पिता को कॉल कर कहती है, पिताजी आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे घर लौटने में देरी हो जाएगी, आप चिंता न करना। लेकिन शाम होते होते जब मनीषा घर नहीं लौटती तो पिताजी की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। उसे ढूंढा जाता है, तलाशा जाता है, लेकिन मनीषा का कोई अता पता, कोई सुराग नहीं लगता। 2 दिन बाद खेतों के बीच नहर के पास मनीषा की लाश मिलती है और जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल मनीषा की किसी ने गला काट कर, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। उसका चेहरा पहचान में ना आए इसलिए एसिड डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के गले की हड्डियां, मांस तक वहां से गायब थे। सोचिए, कोई इंसान इतनी बेरहमी के साथ कैसे किसी की हत्या कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस ने इस केस में शुरुआत से ही लापरवाही क्यों बरती। भिवानी की गलियों से लेकर रेवाड़ी तक इस केस में मोमबत्तियां जल उठी। लोग सड़कों पर उतर आए, बच्चा बच्चा प्रदर्शन में उतर गया और सभी की चिल्ला चिल्ला कर एक ही आवाज कि हमें इंसाफ चाहिए, मनीषा के हत्यारों को फांसी चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की हत्या की नहीं, दरअसल ये कहानी हमारे उस सिस्टम की बेरहमी की है, जहां पर शिकायत लेकर जाने पर कहा जाता है कि शायद आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, कुछ समय बाद लौट कर आ जाएगी। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस कहानी की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना हरियाणा के बिहानी शहर के पास ही एक लुहारू गांव लगता है, जहां लक्ष्मण ढाणी एक जगह है। वहीं पर एक 18 वर्षीय मनीषा अपने पिता के साथ में रहती है, जिसके पिता का नाम संजय होता है और वो मजदूरी किया करते हैं। इसी के चलते मनीषा के कंधों पर भी काफी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने की खातिर ही मनीषा एक किड्स स्कूल होती है जिसके अंदर टीचिंग का काम करती है, बच्चों को पढ़ाने का काम क्या करती है। जो मनीषा खुद है, उसने भी कुछ ही समय पहले 12th पास की है और 12th पास करने के बाद उसकी खुद की भी कॉलेज करने की इच्छा है, जिसके लिए वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक कॉलेज जाती है। दरअसल जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती है, उस स्कूल का नाम होता है किड्स स्कूल और वो मनीषा के लुहारू गांव से कुछ दूर एक गांव पड़ता है, सिंघानी गांव, वहीं पर ये स्कूल होती है। और बात है 11 अगस्त 2025 की कि मनीषा अपने घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए किड्स स्कूल के लिए निकलती है। बच्चों को पढ़ाने के बाद 1:56 के आसपास उस किड्स स्कूल से मनीषा निकलती है और वहां से निकलकर अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि पिताजी, आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, नर्सिंग कॉलेज। उसने 12th करने के बाद बीएससी नर्सिंग के लिए उसे फॉर्म अप्लाई करना था, उसी के लिए वो नर्सिंग कॉलेज जा रही थी और पिता से कहती है कि पिताजी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज मुझे घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाएगा, आप चिंता मत करना, मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगी। अब पिता जहां भी काम कर रहे थे, बेटी से बातचीत करने के बाद बेफिक्र होके अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद मनीषा उस कॉलेज पहुंचती है या नहीं पहुंचती, आगे की कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन 6:26 के आसपास मनीषा अपने फोन से अपने पिता को कॉल लगाती है। पिता काम में व्यस्त होने के कारण फोन को अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन तुरंत ही वो जैसे ही अपने काम से फ्री होते हैं, उस फोन पे वापस फोन करते हैं अपनी बेटी के नंबर पे। लेकिन बेटी मनीषा का
नंबर अब बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जैसे ही पिताजी ये देखते हैं, पिता संजय को चिंता होने लगती है, वो तुरंत अपना काम छोड़कर उनकी बेटी जहाँ सिंगानी गाँव में किड्स स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ के लिए तुरंत निकल जाते हैं और स्कूल जाकर पूछते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है? बातचीत करते हैं तो पता लगता है कि आपकी बच्ची तो बच्चों को पढ़ाने के बाद यहाँ से निकल चुकी है। इसके बाद पिता को याद आता है कि बच्ची कॉलेज जाने की बात कह रही थी। उसके बाद वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुँचकर वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ आई थी। लेकिन लोग उन्हें कोई सही तरीके से जवाब नहीं देता। उन्हें डरा-धमका कर भगा दिया जाता है कि यहाँ आपकी बेटी नहीं आई। कुछ लोग जिन लोगों से उनकी बात हुई, कोई भी उन्हें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देता। जब पिताजी को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है, घर पर फ़ोन करके पूछती हैं, "क्या बेटी घर पहुँची?" लेकिन जब ना का जवाब मिलता है, तब पिता 112 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस को ये सारी घटना बताते हैं। जैसे ही 112 नंबर पर ये सारी शिकायत सुनी जाती है, तो तुरंत एक टीम आती है, पुलिस की टीम, जिसके अंदर एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एक एसपीओ होती है। ये 3 लोग मौके पर पहुंचते हैं और संजय की पूरी कहानी को सुनते हैं। संजय अपनी पूरी वारदात बताते हैं। उसके बाद 112 नंबर टीम संजय को अपने साथ लेती है और उसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ में कुछ पता नहीं लगता। तब 112 नंबर टीम सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है, तो वहाँ जवाब मिलता है, नहीं, अब तो शाम हो चुकी है, ऑफिस बंद हो चुका है। आप कल आना, जब दफ्तर सुबह खुलेगा, तब आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाएगी। वैसे भी यहाँ पर कोई लड़की आई नहीं है, आप यूं ही सीसीटीवी देखने की बातचीत कर रहे हो। जैसे ही ये सब वहाँ सुनने के लिए मिलता है, तो 112 नंबर टीम अब उस पिता संजय को कहती है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना तुम अपने थाने लुहारू जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराओ। और 112 नंबर टीम संजय को लुहारू गांव लाकर छोड़ देती है। अब शाम हो जाती है, संजय अपने लुहारू थाने पहुंचता है। वहां जाकर वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन वहां पर जो स्टाफ होता है वो उस संजय से कहता है कि शायद तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, कुछ समय बाद लौट आएगी। उसकी एफआईआर दर्ज करने से मना करते हैं वो लोग। जहाँ पर एसएचओ अशोक होता है और एक लेडी कांस्टेबल शकुंतला होती है, और उसे यही सब कहकर वो लोग उसे भेज देते हैं। 11 अगस्त की रात जैसे तैसे संजय अपनी बेटी को ढूंढते हुए निकल जाती है। सुबह होती है, फिर से संजय और गांव वाले मनीषा को ढूंढते हैं, लेकिन जब कुछ पता नहीं लगता, फिर से 12 अगस्त थाने पहुंच जाता है संजय और अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी दबाव डालता है। उसके साथ काफी लोग भी जाते हैं। काफी मशक्कत, काफी दबाव डालने के बाद में 12 अगस्त की शाम 7:30 बजे के आसपास मनीषा की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस अपनी छानबीन करती है। अब पुलिस भी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कॉलेज पहुंचती है और वहाँ पे शकुंतला जो लेडी कांस्टेबल होती है, वो जाकर बातचीत करती है, पूछताछ करती है और कहती है कि मुझे सीसीटीवी देखना है। उन्हें भी यही जवाब मिलता है कि आप गलत टाइम पे आए हो, इस टाइम तो ऑफिस बंद हो गया, क्यों ना आप कल आना। और वो भी वहां से चली आती है। मतलब साफ साफ ये था कि जो लुआरू थाना था पूरी तरीके से इस केस को, मतलब एक लापरवाही भरी नजरों से देखता है। कोई अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम नहीं करता। 13 अगस्त को जो संजय होता है लड़की का, मनीषा के पिता, उसे एएसआई शकुंतला फोन कर कहती है कि हमें खेतों के बीच यहाँ नहर के पास में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, क्या आप शनाख्त के लिए यहाँ पर आ सकते हो? जैसे ही संजय ये बात सुनता है, तो दौड़ा हुआ
उस लोकेशन पर वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर जो वो देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल जो डेड बॉडी थी वो उसी की बेटी मनीषा थी, जिसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ गला काट कर हत्या कर दी थी। उसका गला पूरी तरीके से काट दिया गया था। आधा सेंटीमीटर शायद कुछ गला बचा हुआ था। उसका चेहरा पहचान में ना आए, इसी के खातिर उसके ऊपर एसिड डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई थी। उसकी आंखें, उसके कान, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर वहां आसपास के सभी लोग हैरत अंगेज, काफी दुखी, और जो संजय होता है उसका रो रो कर बुरा हाल। अब क्या था उसके बाद, मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आसपास के इलाके में हाहाकार मच जाता है। लोग मनीषा के न्याय के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और सभी की एक ही मांग कि जितनी जल्दी हो सके मनीषा के कातिलों को पकड़ा जाए और उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। यही मांग के साथ चारों तरफ बिहानी के आसपास के इलाकों में प्रदर्शन होने लगते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद मनीषा की भिवानी हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर और सुनकर परिजनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। परिजन व आम लोग मनीषा के शव को लेने से मना कर देते हैं। उनकी डिमांड होती है कि मनीषा के शव का पोस्टमार्टम ऐसी जगह होना चाहिए, वो रोहतक के लिए डिमांड रखते हैं जहां पर सारी सुविधाएं हों, आधुनिक टेक्नोलॉजी हो, जिसके द्वारा क्लियर सारी बातों का पता लग जाना चाहिए कि मनीषा की हत्या किस तरीके से हुई है, उसके साथ बलात्कार जैसी दुर्घटना हुई है या नहीं, उसकी हत्या को अंजाम किस तरीके से दिया गया है, उसके जो चेहरे को जलाने की कोशिश की गई है, इन सभी बातों की पुष्टि मनीषा के मनीषा के जो परिजन लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, सभी वो सारी सच्चाई जानना चाहते हैं। मनीषा के शव को लेने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। उसके बाद मनीषा के शव को रोहतक हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहां से दोबारा से मनीषा का पोस्टमार्टम होता है और जो पोस्टमार्टम में कई चीजें सामने आती हैं जिनसे भी लोग काफी आहत होते हैं, लेकिन अब भी परिजन लोग मनीषा के शव को लेने से इनकार कर रहे हैं। उनकी एक ही इच्छा है, जब तक मनीषा के कातिल पकड़े नहीं जाएंगे मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। भिवानी में मनीषा के न्याय के लिए बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं। आसपास के बड़े बड़े लोग मनीषा के समर्थन में उतर रहे हैं, सभी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए उन प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर, जो 7 दिनों का समय बीत चुका है, इसमें पुलिस के हाथ बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हैं, सिवाय एक सीसीटीवी फुटेज के, जो कि आज 5 दिन बाद सामने निकल कर आ रही है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, जिसमें मनीषा एक जो अपना बैग टाके हुए, जिसके अंदर अपने कुछ कागज हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर वो सड़क के किनारे जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज यही सवाल है कि 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 तारीख तक भी सामने निकल कर नहीं आई। आज 16 तारीख को ये निकल के सामने आ रही है। सोचिए, अगर पुलिस ने इस शिकायत को उसी दिन गंभीरता से लिया होता तो शायद आज मनीषा की जान बच गई होती, क्योंकि 11 अगस्त को जब उसके पिता ने 112 नंबर पर कॉल किया था और 112 नंबर टीम उसी दिन अगर यह सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेती, इसे देखती, उसके बाद मनीषा को ढूंढ लिया जाता, तो शायद उसकी जान बच गई होती। लेकिन आज 5 दिन बाद यह सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की इस केस में कितनी बड़ी लापरवाही है, कि जो एक बेसिक जो सबूत था मनीषा को ढूंढने का, सीसीटीवी फुटेज, वो भी 5 दिन बाद निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन सच तो ये है
कि हमारे सिस्टम की लापरवाही ने भी उसकी मौत में बराबर का साथ दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मनीषा की को किसने मारा है, उसकी मौत कैसे हुई है। सवाल यह भी है कि कब तक हम मोमबत्तियां जलाकर रोड जाम करके यूं ही इंसाफ की भीख मांगते रहेंगे। मनीषा का कत्ल सिर्फ एक लड़की की जान लेने की वारदात नहीं है, ये हमारे समाज और सिस्टम की नींद पर एक तमाचा है। आज पूरा भिवाड़ी सड़कों पर है, लोग इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। और यह आवाज सिर्फ भिवानी की नहीं, हर उस लड़की की है जो कल की मनीषा बन सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले, आपको यह घटना सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही सच्ची घटना आप तक ही नहीं बल्कि समाज के हर कोने तक पहुंच सके।